हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। जैसा आप लोग जानते हो कि हम लोग एक नई सीरीज चला रहे हैं पॉलिटी विद माइंड मैप्स, जिसके अंदर हम बहुत ही क्रिस्प वे में पॉलिटी को कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत जब एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ जाता है तो आपको सब कुछ बहुत क्रिस्प चाहिए, बस कोई इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करवा दे। तो ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग इस पूरी सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये सारी कवर कर ली हैं। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक्स पे चल रहे हैं पॉलिटी के, जिसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया है सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के क्या क्या गुण धर्म है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसको हम करते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। आप चाहे एसएससी के एस्पिरेंट हैं, आप चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप चाहे किसी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी वन डे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, या मैं कहूंगी कि मेन के एग्जामिनेशन में भी ये फोल्डर पॉइंट की तरह काम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर करेगा। इसमें 5500 क्वेश्चंस है, 220 सेक्शनल टेस्ट हैं इसके अंदर। टीयर 1 टीयर 2 दोनों माध्यम का ध्यान रखते हुए, दोनों लेवल का ध्यान रखते हुए ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की गई है हमारी धुरंधर टीम ने, और रेगुलर इसमें अपडेशंस होता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी टीम ने इसमें किया है। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है कॉल का, व्हाट्सएप का और जीमेल आईडी का, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। कोई भी एस्पिरेंट जो मेरे साथ, जिसने आज तक इकोनॉमी या पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है, जैसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का कुछ नहीं पता और मेरे साथ अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जीरो से, यानी बिल्कुल बिगिनिंग से और बिल्कुल हाई लेवल तक, बिल्कुल मास्टरी तक आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट्स को मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों के ही सेपरेट बैचेस जो हैं वो परचम क्लास पे अवेलेबल हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि अपना आज का टॉपिक क्या कहता है। अपना टॉपिक कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये ना एक पावर मैप है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप। पावर मैप का मतलब क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या पता मेरे पास क्या क्या पावर है। प्रेसिडेंट है, उनको क्या पता मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। तो ये सारे सेट्स, ये सारे रूल्स, ये सारी पावर मैपिंग, ये सारी कहां लिखी हुई है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ये सब संविधान में लिखी हुई है कि किसी देश को कैसे चलाना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे कोई देश चलेगा, पीएम कैसे बनेगा, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो बुक है, वो एक नियमावली है जिसके अंदर सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून लिखे हैं, सारे सेट्स लिखे हैं, रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत का संविधान है। यहां पे भी यही बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ ना कुछ सिद्धांतों का एक समूह है इस किताब के अंदर। ठीक है, ये बताता है कैसे गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगा लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ पे ऑटोक्रेसी है, ये सारी चीजें संविधान बताता है। इसके अंदर पावर मैपिंग, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हम इसको कह सकते हैं। अब इसको कैसे कैसे कहते हैं? दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। इस शब्द का मतलब क्या होता है? मेंस में बहुत बच्चे यूज करते हैं इस शब्द को, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब है हमारी धरती, यानी हमारी धरती माता, हमारी भारत माता, उसके फंडामेंटल लॉ जो बिल्कुल जरूरी है हमारे भारत को चलाने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो सब फंडामेंटल लॉज इसी में लिखे हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, इससे ऊपर कोई नहीं है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन संविधान से नीचे नीचे है। सबसे बड़ा, सबसे ऊपर क्या है? हमारा संविधान है। दिस इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे देश का एक बेसिक कानून है ये। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का एक उपकरण है कि कैसे आपको देश को यूज करना है, कैसे आपको देश को चलाना है। ठीक है, कैसे आपको देश को चलाना है, ये इंस्ट्रूमेंट है भारत सरकार का। भारत सरकार इसको पढ़ पढ़ के अपने कायदे, अपने कानून डिसाइड करती है। इसमें लिखा हुआ है कि आप एक्सट्रीम पावर कहां तक जा सकते हैं, आपके पास कम से कम पावर क्या है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है भारत सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए ये रूल बनाता है।
बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटी का और हमारे देश के ग्राउंड नॉर्म्स हैं, इसमें सबसे आधारभूत नियम जो है वो लिखे हुए हैं, इसी के आधार पे फिर बाकी कानून देश के अंदर बनते हैं। तो ये कुछ टैग लाइंस हैं जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो संविधान के लिए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उस पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, एक होता है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, हम ना हमारे संविधान को एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो जीवित है, जो लिविंग है, ठीक है, जो लिविंग है। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है बिकॉज इट इज इवॉल्विंग एवरी डे। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि ये 1950 में जैसा बनाया था ये वैसे का वैसा आज है। न जाने कितने संशोधन, कितने बदलाव इसमें समय के साथ हो रहे हैं और आगे भी होंगे। यानी हमारा जो संविधान है वो इवॉल्व करता जा रहा है, यानी वो चेंज होता जा रहा है, उसमें अपडेशंस होते जा रहे हैं। तो इट इज अ इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ग्रेजुअल इवोल्यूशंस हो रही हैं इसमें कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, जुडिशियल डिसीजंस, इनकी मदद से ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश के अंदर भी यही है, रोजाना नई चीजें ऐड हो रही है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेलिबरेटली मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल प्रोविजन इन अ बुक और अ डॉक्यूमेंट। क्या कहता है ये, अच्छा इवॉल्विंग तो अपना भी है, इवॉल्व तो हम भी कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे समझना, यहाँ आपने भारत का नाम क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ भारत का नाम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अपने संविधान सभा ने इसको एक जगह बैठ के बनाया था, यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में इसको बनाया था। ऐसा नहीं है कि आज चोरी हुई है तो चोरी का कानून बना दिया, किसी का रेप हुआ तो रेप का कानून बना दिया और एक समय में कुछ भी नहीं बनाया था, ऐसा नहीं है अपने यहाँ पे। ऐसा ब्रिटेन के अंदर है, इसीलिए कह रहे हैं वो तो इवॉल्व है, वो तो रोज ही इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अपने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था, फिर उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि डेलिबरेटली मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संवैधानिक सभा ने इसको बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी पूरी, ठीक है, एक बुक और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, अमेरिका और भारत के संविधान की तरह, एक अमेरिका के संविधान की तरह भारत में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया और अब उसमें अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, उसको क्यों इवॉल्व कह रहे हैं, अपना भी इवॉल्विंग तो है लेकिन एक बेसिक बना दिया, फिर उसके बाद इवॉल्व कर रहे हैं। वहां पे कुछ रिटर्न में नहीं था, मतलब कि वहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। रिटर्न का मतलब ये नहीं लिखा या नहीं लिखा, अभी बताऊंगी रिटर्न या अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वहां पे क्या किया था ब्रिटेन के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी है और संविधान को बना रही है देन उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, वहां पे रोजाना इवॉल्व कर रहा है वो, यानी वहां पे रोज ही नई चीजें ऐड हो रही है। अपने यहाँ पे एक बेसिक बना दिया, फिर उसके अंदर नई चीजें ऐड हो रही है। ठीक है, तो हमारा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा। रिटर्न और अनरिटर्न, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि रिटर्न का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, अनरिटर्न का मतलब जो नहीं लिखा हुआ। ऐसा गलत है। देखो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हो। अब जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेके हमारी संवैधानिक सभा ने उसको 1949 में तैयार किया। ठीक है, तो हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिखा तो वो भी हुआ है लेकिन उसको किसी संवैधानिक सभा ने नहीं बनाया, उसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया। समय के साथ वो चेंज होता जा रहा है, समय के साथ वो इवॉल्व होता जा रहा है, इसको अनरिटन कहते हैं। ठीक है, जैसे यूके का, न्यूजीलैंड का, इजराइल का, और यहाँ यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, इनका रिटर्न है, इनका अनरिटन है। उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, फेडरल का मतलब होता है संघवाद, जहां पे जो पावर है वो सेंटर और स्टेट यानी रीजनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिवाइडेड हो। ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पे पावर डिवाइडेड है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को अलाउ करता है कि स्टेट आप भी ये काम कर सकते हैं, यूनियन आप ये काम कर सकते हैं, मतलब दोनों के काम बटे हुए हैं, दोनों को अलग अलग पावर्स दी हुई है। एग्जाम्पल अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रशिया, ब्राजील। ठीक है, ये सब क्या है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, और रीजनल यानी स्टेट गवर्नमेंट को उसके अंडर मानते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत सारी पावर तो ऐसी है जो है ही सिर्फ स्टेट के हाथ में। यानी कहने का भाव क्या है कि जहां पे पावर बटी हुई है सेंटर और स्टेट के बीच में, दैट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां पे सारी पावर एक ही सरकार लेके बैठी है उसको हम कहते हैं यूनिटरी
कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फ्रांस, यूके, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट डिफाइंस लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सेट्स लीगल लिमिट्स टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड ह्यूमन राइट्स। अब देखो क्या होता है, प्रोसीजरल के अंदर एक प्रोसीजर है, मतलब पर्टिकुलर सेट्स बने हुए हैं, कैसे आपके देश के अंदर कोई काम होगा, कैसे डेमोक्रेसी मेंटेन होगी, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ लीगल सेट्स, लीगल लिमिट्स बनी हुई है, इसको तो कहते हैं प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एक ब्रॉड कंसेंसस हो जाता है, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हुए, कुछ कुछ समाज के लोग या मैं कहूंगी कुछ बड़े बड़े नेतागण वो मिलके एक ब्रॉड कंसेंसस बना लेते हैं सोसाइटल गोल को लेके कि हमारे समाज का ये गोल है, हमें ये अचीव करना है और इस हिसाब से ये ठीक रहेगा। मतलब वहां पे कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं है। अपने यहाँ तो प्रोसीजर है कि किसी ने किसी के खिलाफ केस किया है तो पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट जो कहेगा उसके हिसाब से उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। एक पूरा प्रोसीजर बना हुआ है और आप एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं है किसी कानून को, किसी कानून से रिलेटेड किसी भी चीज को पूरा करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, ब्रॉड कंसेंसस के बेस पे संविधान चल रहा है। ठीक है, देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं ना कि यार वो ना, मेरा एक दोस्त है वो बहुत ना ऐसे रिजिड सा रहता है, अपने अंदर बदलाव ही नहीं चाहता। हम कहते हैं कि तुम बदलो बदलो, वो बदलना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैं तो वही बाबा आदम के जमाने का रहूंगा। यानी रिजिड का मतलब क्या है, जहां पे बदलाव की स्कोप जो है वो बहुत कम है या फिर बदलाव कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल बदलाव हो रहा है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां पे अमेंडमेंट करना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल जहां पे आप आसानी से किसी भी चीज को बदल रहे हैं वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंसान को अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बदलाव आते रहने चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता है आपको आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ का है आप देखेंगे, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का। फ्लेक्सिबल लाइक यूके, न्यूजीलैंड। इंडिया इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। इंडिया रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अपने यहाँ पे कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत आसान है, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम दोनों के ब्लेंड है, हम दोनों के सिंथेसिस हैं। हम फ्लेक्सिबल भी है, हम रिजिड भी है। कहीं कहीं हम रिजिड हो जाते हैं, कहीं कहीं हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा। मैं इस क्लास को 2 सेक्शन में तोड़ रही हूँ। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं। कुछ फीचर आज करेंगे, कुछ फीचर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये सारे ही फीचर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है, मैं आपको बता देती हूं कि इस दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, अमेरिका का था। ठीक है, और ये अनरिटन, ये जो है स्मॉलेस्ट था, रिटन तो है स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी दुनिया का। ठीक है, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन तो है, लेकिन अपना जो है ना वो लेंथीएस्ट है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट है। ठीक है, इसकी वजह बताती हूँ कि अमेरिका का भी रिटन है, भारत का भी रिटन है। तो ऐसा क्यों, वहां तो बहुत 7 to 8 पेजेस में सारा संविधान खत्म हो जाता और अपने यहाँ पे पता नहीं कितनी मोटी पोथी है वो। तो इसकी वजह यह है, अमेरिका के अंदर ना हर स्टेट का, मतलब जो वहां पे स्टेट्स हैं उनका अलग से संविधान होता है। जो अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं उनका संविधान अलग होता है और अमेरिका, द सेंट्रल अमेरिका का जो संविधान है वो अलग होता है। भारत के अंदर क्या है, बिहार का कोई संविधान थोड़ना है, यूपी का कोई संविधान थोड़ना है, जम्मू कश्मीर का कोई संविधान थोड़ना है। एक ही बुक के अंदर सारे स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, सारा हमारा केंद्र के बारे में भी लिखा हुआ है, यानी सारी चीजें उसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। इसलिए अपना जो संविधान है वो इतना विस्तृत, इतना ब्रॉड और इतना लेंथीएस्ट होता चला गया। ठीक है, ओरिजिनली इसके अंदर कितने थे, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में बटे हुए और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज के दिन इसमें एक प्रियम्बल है, लगभग 470 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके अंदर मैंने आपको बताया अपने यहाँ पे वास्टनेस की वजह क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी अपने ऐसे हैं जो किसी और देश के नहीं रहे, अपनी हिस्ट्री भी बहुत ऐसे कल्चरल रिच रही है, तो जिसके कारण अपना संविधान भी फूक फूक के कदम रखता है। फिर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दूसरा फीचर क्या है, बहुत अलग अलग स्रोत से हमने ये लिया है।
जिस समय संविधान बन रहा था, संवैधानिक सभा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। एक एरिस्टोटल था जिसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था। ऐसे भारत के संविधान को बनाते वक्त लगभग 60 संविधान को पढ़ा। उन संविधान की जो जो खूबी थी उसको भारत के लोगों के अनुसार, भारत के समाज के अनुसार बदल के हमने अपने में यूज किया। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका क्रिटिक भी बहुत ज्यादा करते हैं लोग, क्रिटिसिज्म भी कहते हैं कि भारत का संविधान तो कॉपीड है, भारत का संविधान तो एक पैच वर्क है। नहीं कह सकते ना आप। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज आपको किसी देश की कोई चीज अच्छी लगी तो उसको अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? और हमने किसी भी चीज को एज इट इज नहीं अपनाया हुआ। भाई अपना भी लिया तो कोई दिक्कत है नहीं, पर हमने नहीं अपनाया हुआ। उसकी वजह यह है भारत का जो तरीका है, भारत का जो स्ट्रक्चर है और देशों के स्ट्रक्चर से थोड़ा भिन्न है। अब भिन्न है तो उसमें वो चीजें अमेंड होके हमने इंक्लूड की है, आइडियाज लिए हैं अलग अलग देशों से। अब जो चीज अच्छी लग रही है उसको कॉपी करने में क्या प्रॉब्लम है ना? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग सोर्सेज से बोरो किया गया है। ठीक है, बहुत सारे देशों के संविधान से बोरो किया गया है, पर मेन सोर्स हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का मतलब क्या है? देखो, आप कहीं तो पढ़ते हो शब्द, क्या कहीं तो आप शब्द पढ़ते हो दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब एक ही शब्द से जिंदगी बदल गई, यूनाइटेड और यूनियन। देखो फर्क क्या है? बाहर से आपको लगेगा क्या ही फर्क है दोनों का, अगर हम हिंदी देखें तो यूनियन इकट्ठा होना ही तो होता है, पर ऐसा नहीं है। देखो इंडिया के जो स्टेट्स है ना, वो कैसे बना? जैसे पहले ये इंडिया बना है, दिस इज इंडिया। इसके बाद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के हिसाब से, अपने लिंग्विस्टिक बेसिस के हिसाब से हमने अलग अलग स्टेट्स डिवाइड किए हैं कि तुम यूपी हो, तुम बिहार हो, तुम राजस्थान हो, तुम हरियाणा हो, तुम पंजाब हो, तुम गुजरात हो, तुम तेलंगाना हो। इस तरीके से अलग अलग हमने बाद में कार्व आउट किए हैं अपने स्टेट्स। और भारत के अंदर जो यूनियन शब्द है वो क्या बता रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं ये इस बाउंड्री को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। कल को हरियाणा ये नहीं कह सकता मुझे तो आजाद देश बनना है, नहीं कह सकता। आप इनके अंदर ही बदलाव कर दो, आप इनके अंदर ही हरियाणा पंजाब को जोड़ दिया, हरियाणा पंजाब को अलग कर दिया, अंदर कुछ भी करते रहो, पर इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही आपको रहना है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में देखो पहले स्टेट्स बने थे, पहले बन गया कैलिफोर्निया, टेक्सास, इस तरीके से स्टेट्स बन गए। कैलिफोर्निया बन गया, टेक्सास बन गया, न्यूयॉर्क बन गया, और वो सब फिर एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं। ऐसे 50 स्टेट्स एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं दैट लेट अस मेक एन अमेरिका। हम सब यूनाइट होते हैं और चलो अमेरिका का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे अमेरिका किसने बनाया है? स्टेट्स ने बनाया है। यहाँ स्टेट्स भारत ने बनाए हैं। फर्क है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको यूनाइटेड कह रहे हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने कैलिफोर्निया के 2 टुकड़े कर दिए, टेक्सास में मिला दिया, नो। ऐसा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और बाहर तो इनसे ये निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उन स्टेट्स को हमने ही कार्व आउट किया है, और ऐसा आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है? फेडरल फीचर का मतलब होता है जहां पे अभी अभी बताया मैंने, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर हो, उसको फेडरल फीचर कह रहे हैं। अब प्री में ना क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लेवल 1 पे बैठ रहे हो, सवाल बन जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म ऐसे बता रहे हैं कि भारत की जो सिस्टम है, भारत की प्रणाली एक संघीय प्रणाली है? तो इसके अंदर क्या आएगा? 2 गवर्नमेंट, अपने यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट 2 गवर्नमेंट है, 2 अलग अलग सरकारें हैं। डिवीजन ऑफ पावर, हर किसी के बीच में डिवीजन है कि जुडिशरी ये कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है, पावर बटी हुई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेडरल फीचर है? अगर ना लिखा होता तो सेंटर कभी भी स्टेट को कह देता चलो तुम्हारे हाथ में नहीं है पावर। आज लिखी हुई है सारी चीजें, आप कैसे उसको इनकार कर देंगे? ठीक है, तो स्टेट के पास जो पावर्स हैं वो सारी रिटन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बाई कैमरलिज्म, अपने यहाँ पे 2 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर, बाई कैमरा, बाई मतलब 2, कैमरलिज्म मतलब कमरा, 2 चैम्बर्स हैं अपने पास। आगे जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगी ना 2 गवर्नमेंट्स एंड वो और ज्यादा डिटेल में हम करेंगे। अभी शब्दों का मतलब समझो। बाई का मतलब 2, कैमरलिज्म कमरे से देखो, कमरा यानी रूम, चैम्बर। ठीक है, लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है।
अब जो राज्यसभा है वो पर्टिकुलर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकसभा हर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश के लोगों को, डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टेट का भी अलग रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, तो बाई कैमरलिज्म भी फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नकार नहीं सकता कि लिखा हुआ है तो क्या ही है, छोड़ो ना इसे, आप नकार नहीं सकते, हमारा संविधान सुप्रीम है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फीचर है। अब यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर कौन से होते हैं? यूनिटरी यानी जिसके अंदर कब आपको ऐसा लगता है कि केंद्र ज्यादा शक्ति में है, यूनियन ज्यादा शक्ति में है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम, इमरजेंसी की परिस्थिति आ जाती है, स्टेट से पावर छीन के सेंटर को दे दी जाती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे नहीं है कि स्टेट का अलग बना दिया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, हम सब भारतीय हैं, ऐसा नहीं है हम गुजराती हैं, हम मद्रासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, नो, हम इंडियंस हैं, वी ऑल आर इंडियंस। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपने यहाँ पे कैसे है? सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे, और ये सब जो है वो इंटीग्रेटेड है, ये पूरी एक हिरार्की है, ये पूरी एक चेन है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं यानी लोअर कोर्ट्स हैं, ये पूरी एक हिरार्की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, सेंटर ने जो कह दिया, वो पूरे देश के अंदर लागू है, यानी इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज पूरे देश के लिए काम करेंगे, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर तो वो अपनी सर्विसेज को देंगे, लेकिन उनको सेंटर चुन के भेज रहा है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी लगते ही सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो ये फीचर्स ये बता रहे हैं कि भारत में केंद्र ज्यादा पावरफुल है, ये फीचर ये बता रहे हैं कि केंद्र के साथ साथ स्टेट के पास भी पावर है। तो फेडरल फीचर क्या है, यूनिटरी फीचर क्या है, वो आपने देखा, और हम फेडरल और यूनिटरी का सिंथेसिस है, ब्लेंड है, ठीक है। उसके बाद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बताया मैंने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है लाइक अमेरिका, अमेरिका में संशोधन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है कि संशोधन होगा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है बहुत प्यार से हो जाएगा कि 1 मिनट में संशोधन हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है, ना ही हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको मैं दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता देती हूँ। देखो प्रेसिडेंशियल के अंदर ना ऐसा नहीं होगा रियल हेड अलग है, नॉमिनल हेड अलग है, ऐसा नहीं होगा। रियल नॉमिनल दोनों ही प्रेसिडेंट होंगे, और ये प्रेसिडेंट कभी भी कांग्रेस का, यानी अमेरिका का एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, संसद का या मैं कहूं लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है इसकी कोई अलग से ऐसे यूं नहीं है कि इसको लोगों को जवाब देना, नहीं, जो पावर है यही है। पार्लियामेंट्री में क्या है, रियल हेड अलग होगा, नॉमिनल हेड अलग होगा। अब भारत के अंदर रियल हेड तो है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर होता है, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, और इसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होती है, उनको आंसर्स करने पड़ेंगे दुनिया को, भारत को, कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भारत का जो सिस्टम है, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बताता है भारत वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर इज अ नेम ऑफ प्लेस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद जहां पे है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जहां पे है, वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह है, और हमने उनका मॉडल कॉपी किया हुआ है, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर पर भी और स्टेट पर भी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, क्योंकि स्टेट में भी रियल हेड सीएम है और नॉमिनल हेड गवर्नर है, ऐसे ही सेंटर में भी रियल और नॉमिनल अलग है। और फीचर्स क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग होना, मेजोरिटी पार्टी का रूल होना, प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो है वो लीडर होते हैं अपने अपनी पार्टीज के, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स का मेंबरशिप होता है, जैसे मैंने कहा ना वहां प्रेसिडेंट का मेंबरशिप नहीं होगा लेजिस्लेचर में, लेकिन यहाँ मिनिस्टर्स का लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होता है। लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जाता है हर 5 साल के बाद। तो ये सारे फीचर क्या बता रहे हैं कि भारत की सरकार जो है संसदीय शासन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो अपने यहाँ पे ऐसा भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही लोहे की लकीर है, और ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट की ही चलेगी, वो जो कर देंगे वही है, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा दूसरे देशों में है। अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका में सबसे बड़ा क्या है, अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल इज जुडिशरी, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
ब्रिटेन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? लेजिस्लेचर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है? दोनों का एक बैलेंस है, ठीक है। अपने यहाँ पे बैलेंस है, ना तो हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ना तो हम पार्लियामेंट्री मतलब सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं, ना ही हम जुडिशरी को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। अपने यहाँ पे एक बैलेंस है, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन के अंदर है और अमेरिका के सिस्टम में जुडिशियल सुप्रीमेसी। अपने यहाँ पे दोनों का ब्लेंड है, ठीक है, दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पूरी एक हिरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इस तरीके से। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो इन सभी को मानना पड़ेगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। आपके मौलिक अधिकार बरकरार रहेंगे, इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। हमारे संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है, ठीक है। ये सवाल बनते हैं, हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये याद रखोगे। इंडिया के अंदर क्या है कि एक सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, ठीक है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग भारत का संविधान चलता है। अमेरिका के अंदर क्या है? फेडरल जुडिशरी है, स्टेट के अलग लॉज है, स्टेट का अलग जुडिशरी है और सेंटर का अलग जुडिशरी है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है और सारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं 6 टाइप्स के अपने फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 थे पर अब 6 हैं, एक को हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं, हमारी राजनीतिक लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको अधिकार है। अब राज्य को भी ये कहा जा रहा है कि राज्य तुम ये नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है? ये कहा हुआ है कि स्टेट यू कैन नॉट डू दिस, आप लोगों का ये कानून नहीं ले सकते। डीपीएसपी में बताया गया है स्टेट आपको ये करना है, बात को समझना। फंडामेंटल राइट कहता है स्टेट आप ये नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है स्टेट के ऊपर। डीपीएसपी क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं कि स्टेट आपको यही करना है, कि आपको क्या करना है वो डीपीएसपी बता रहा है, क्या नहीं करना फंडामेंटल राइट बता रहा है। तो डीपीएसपी में क्या है? ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडिया है। ये सवाल बनता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी। नॉन जस्टिसिएबल है, अगर डीपीएसपी पूरे नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो, नो, आप नहीं जा सकते, ठीक है। 3 कैटेगरी है इसकी, सोशलिस्ट डीपीएसपी, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। एम है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब ये भी हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं, स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सरकार को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि स्टेट को ही डांट पड़ती रहेगी, फटकार पड़, तुम ये करो, तुम ये ना करो, अपनी भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का एक चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया संविधान में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में ऐड किए गए हैं। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, आज के दिन 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ये भी नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर किसी को नहीं मिलते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तो आप लॉ ऑफ मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एमसीक्यू, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। कहता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका जो है वो हमने कहां से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। 5 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज इतने ही फीचर कर रहे हैं। मैंने कहा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज कहां से बोरो की है वो आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।